Okay, good morning students. This is your sociology class and we are doing chapter number 5. Today's our topic is caste and tribe. Means जाति क्या है और ट्राइबल कम्युनिटीज क्या है. सिस्टम जस्टिफाइंग एंड परसुएटिंग इनइक्वालिटी. इस सिस्टम को किस तरह से जस्टिफाई मतलब सही साबित किया जाता है और किस तरह की इनइक्वालिटीज इसमें शामिल हैं. द कास्ट सिस्टम एज ए डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम. जो जाति व्यवस्था हो किस तरह से एक भेदभाव की व्यवस्था है. The caste system is a distinct Indian social institution that legitimizes and enforces practice of discrimination against people born into a particular caste. तो कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी का एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों के खिलाफ भेदभाव करता है. These practices of discrimination are humiliating, exclusionary and exploitative. तो इन जो पर्टिकुलर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अमानवीय है, शोषित है और बहिष्कारी है. ठीक है. हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम क्लासिफाइड पीपल बाय देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस. प्राचीन काल से क्या है, कास्ट सिस्टम को ऑक्यूपेशन और स्टेटस के साथ जोड़कर क्लासिफाई किया गया है. एवरी कास्ट वाज एसोसिएटेड विद एन ऑक्यूपेशन. पर हर एक जाति का लोग किसी न किसी पर्टिकुलर व्यवसाय में काम धंधे में जुड़ा हुआ था. विच मीन दैट पर्सन बोर्न इनटू ए पर्टिकुलर कास्ट वर आल्सो बोर्न इनटू द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद देयर कास्ट. तो पुराने टाइम में ऐसा होता था, कोई जो पर्सन जिस जाति में पैदा होता था उसके साथ वो काम भी जुड़ जाता था. मीन्स वो वही काम कर सकता था. विद देयर कास्ट दे हैड नो चॉइस. तो उनके पास ऑक्यूपेशन चेंज करने की चॉइस नहीं होती थी. Moreover and perhaps more importantly, each caste also had a specific place in the hierarchy of social status. तो ये जो कास्ट सिस्टम था इसमें हर एक कास्ट की एक पर्टिकुलर प्लेस था, एक सोशल स्टेटस था. कौन सी जाति ऊंची मानी जाएगी, कौन सी नीची मानी जाएगी. So that roughly speaking not only were occupational categories ranked by social status but there could be a further ranking with each broad occupational category. तो एक तो जाति व्यवस्था की हिरार्की हो जाती थी. तो जाति से काम धंधा व्यवसाय जुड़ता था तो व्यवसाय की भी हिरार्की हो जाती थी. मीन्स व्यवसाय भी छोटे बड़े समझे जाते थे. In strict scriptural terms, social and economic status were supposed to be sharply separated. जो हमारे धार्मिक ग्रंथ वगैरह थी उसके थी उनमें सामाजिक और आर्थिक स्टेटस को पूरी तरह से सेपरेटली डिफाइन किया गया था. फॉर एग्जाम्पल द रिचुअली हाईएस्ट कास्ट द ब्राह्मण्स वर नॉट सपोज्ड टू अमास वेल्थ. उदाहरण के लिए ब्राह्मण को पहले ज़्यादा धन इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं थी. ऐसा नहीं माना जाता था कि ब्राह्मण लोग ज़्यादा धन इकट्ठा करें. उनका काम था शिक्षा देना और उनके काम करवाना. ठीक है. एंड वर सबऑर्डिनेटेड टू द सेकुलर पावर ऑफ किंग्स. और ये पावर के मामले में जो राजा होते थे उनसे कम ताकतवर समझे जाते थे और राजा होते थे स्तरीय कास्ट के. ऑन द अदर हैंड, despite having the highest secular status and power, the king was subordinated to Brahmin in ritual and religious sphere. But ताकत ज़्यादा होने के बावजूद और पैसा ज़्यादा होने के बावजूद भी राजा धर्म और रीति रिवाजों के मामले में ब्राह्मणों से छोटा माना जाता था. कंपेयर दिस टू द अपार्थाइड सिस्टम डिस्क्राइबिंग. अपार्थाइड सिस्टम क्या है मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद. तो आपको समझ में आ गया है ना. नेक्स्ट पैराग्राफ. तो इस पैराग्राफ के चलो नोट्स बाद में बताएंगे. हाउएवर इन एक्चुअल हिस्टोरिकल प्रैक्टिस इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस टेंडेड टू coincide. There was thus a fairly close correlation between social status and economic status. तो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस में एक रिलेशन क्यों होता था, क्योंकि सोशल स्टेटस था आप किस कास्ट में पैदा हुए और इकोनॉमिक स्टेटस उससे हो जाता था आप जिस कास्ट में पैदा हुए आपको वही पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन करना पड़ेगा. तो उससे इकोनॉमिक बड़ी जातियों के ऑक्यूपेशन ऐसे होते थे जिनमें ज़्यादा पैसा था, छोटी जातियों के ऐसे होते थे जिनमें बहुत कम पैसा था. तो सोशल स्टेटस तो जाति से बनता था, समाज से बनता था. इकोनॉमिक स्टेटस उस काम से बन जाता था. इन मॉडर्न टाइम्स एंड पर्टिकुलरली सिंस द 19th century the link between caste and occupation has become much less rigid. आज के आधुनिक समाज में और 19वीं शताब्दी के बाद से कास्ट और ऑक्यूपेशन के लिंक कमज़ोर हो गए हैं. मतलब आजकल ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर कास्ट के लोग, ऐसा नहीं है कि जो पर्टिकुलर एक कास्ट के लोग केवल उसी काम में लगे हुए हैं,
ऑक्यूपेशंस का इंटरमिक्स भी होने लग गया है। Rituals, religious prohibitions on occupational change are not easily imposed today। आज के टाइम पे जो धर्म और रीति रिवाज के नाम पे एक कास्ट के लोगों को एक काम करने की इजाज़त की पाबंदी होती थी, तो वो कम हो गई है। आज इतना ज़्यादा आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि आप इस जाति में पैदा हुए तो आप यही काम करोगे। एंड इट इज़ ईजियर देन बिफोर टू चेंज वंस ऑक्यूपेशन। तो आज ऑक्यूपेशन को चेंज करना आसान हो गया है। Moreover, compared to 100 or 50 years ago, the correlation between caste and economic status is also weaker। तो आज से 50-100 साल पहले भी जाति और जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस था वो थोड़ा कमजोर था। रिच एंड पुअर पीपल आर टू बी फाउंड इन एवरी कास्ट। आज से 50-100 साल पहले भी अमीर और गरीब लोग हर एक जाति में पाए जाते थे। तो जो ज़्यादा रिजिड रिलेशन था वो बहुत एंशियंट टाइम्स में था, ठीक है। बट एंड this is the key point, the caste class correlation is still remarkable stable at the macro level। बट ऐसा नहीं है कि आज ये जो इनका रिलेशनशिप कास्ट का और क्लास का या ऑक्यूपेशन का कमजोर हो गया तो खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़े लेवल पर ये कोरिलेशन आज भी मौजूद है। ये चेंज होने लग गया है, ये बात अलग है, बट ये नहीं है खत्म हो गया। बहुत हद तक आज भी ऐसा सोसाइटी में है कि जो नाई है वो नाई का ही काम करते हैं, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों का ही, ठीक है। एज द सिस्टम हैज बिकम लेस रिजिड, जबकि सिस्टम कमजोर तो हो गया है। द डिस्टिंक्शंस बिटवीन कास्ट ऑफ ब्रॉडली सिमिलर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस हैव वीकन। तो कास्ट के और क्लास के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े कमजोर हो गए हैं। येट बिटवीन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स द डिस्टिंक्शन कंटिन्यू टू बी मेंटेन। बट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ये जो रिलेशन है कास्ट और क्लास का या सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन का, ये आज भी चल रहा है। ऑल्दो दिस have certainly changed, they have not changed much at the macro level। It is still true that the privileges, यद्यपि ये चेंज थोड़ा बहुत होने लग गया, बट ऐसा नहीं है चेंज पूरी तरह से हो गया है। आज भी बहुत सारे प्रिविलेजेस मीन्स हाई इकोनॉमिक स्टेटस, कुछ विशेष अधिकार किसके पास हैं, अपर कास्ट के पास। वाइल द डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मीन्स लो इकोनॉमिक स्टेटस किसके पास, किस जातियों के हैं, लोअर कास्ट के। मोरओवर the proportion of population that lives in poverty or affluence differs greatly across caste groups। In short, even though there have been major changes brought about by social movements over than a century, and despite changed modes of production as well as concerned attempt by the state to suppress its public role in independent India। तो देखो ये जो रिलेशन चेंज हुए हैं इनकी वजह क्या क्या है। तो जो पिछले 100 साल से सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की चीज़ों के बनने, आज के टाइम पे ऑक्यूपेशनल कितने स्पेशलाइज हो गए हैं। तो प्रोडक्शन के मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, तो उस वजह से भी काम धंधे ऑक्यूपेशन ज़्यादा हो गए हैं। तो अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं, नंबर 2। और नंबर 3, आज़ाद भारत की सरकार भी इस चीज़ को कम करना चाहती है। कास्ट कंटिन्यूज टू इफेक्ट द लाइफ चांसेस ऑफ इंडियंस। ये 3 बदलाव आने के बावजूद भी कास्ट बहुत हद तक लोगों की ज़िंदगी को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अभी तक एक बार यहाँ तक के नोट्स देख लेते हैं। देखो मैं ऊपर से 3-4 पॉइंट आपको बोलता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कास्ट सिस्टम की डेफिनेशन, मतलब कास्ट सिस्टम एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, ये लिख दो आप। सेकंड पॉइंट है हिस्टोरिकली कास्ट सिस्टम कितना रिजिड था, मींस रिजिड था। और थर्ड पॉइंट है कास्ट और ऑक्यूपेशन के रिलेशन कितने स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट की और हिरार्की, सोशल स्टेटस हिरार्की के अकॉर्डिंग माना जाता था, मींस लोअर कास्ट के लोग लोअर ऑक्यूपेशन करते थे, मतलब छोटे काम करते थे, तो उनका स्टेटस कम था, जबकि बड़ी जातियों के स्टेटस ऊंचे थे क्योंकि उनके काम भी अच्छे थे, ठीक है। ये इस पैराग्राफ के 3-4 पॉइंट हो गए।
उसके बाद अपार्थाइड सिस्टम को भी हम देखेंगे। उसके बाद इस पैराग्राफ में आ जाओ आप, इसमें बताया कि कास्ट सिस्टम आज की दुनिया में थोड़ा लेस रिजिड हो गया, हालांकि वो बहुत हद तक काम कर रहा है, बट फिर भी उसमें चेंज आने शुरू हो गए हैं, ऑक्यूपेशंस चेंज हो रहे हैं। पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो वही ऑक्यूपेशन करें, बट फिर भी नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ प्रिविलेजेस जो हैं, जनरली बड़ी जातियों के पास ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा हाई स्टेटस उनका आज भी समझा जाता है। छोटी जातियों के पास ऑक्यूपेशन छोटे हैं, उनका स्टेटस छोटा है और उनके पास कम ज़मीन है, तो उनको इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप माना जाता है, ठीक है। बट फिर भी ये चेंज तीन रीजन्स की वजह से आ रहे हैं। सोशल मूवमेंट्स, सेकेंड थिंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बदल गई, थर्ड थिंग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद रेस एंड कास्ट, एक क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन, नस्ल क्या होती है, जाति क्या होती है, उन दोनों का कंपैरिजन। जस्ट लाइक कास्ट इन इंडिया, रेस इन साउथ अफ्रीका सेटिस्फाइज सोसाइटी इनटू ए हिरार्की। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। तो यहाँ पर आपको देखना, देखो मैं वैसे इसकी स्टोरी बताता हूँ पहले थोड़ी सी। जब कॉलोनाइजेशन का टाइम चल रहा था तो यूरोपियन कंट्रीज के लोग साउथ अफ्रीका में आए, और जैसे भारत से यूरोपियन कंट्रीज के लोग आज़ादी के बाद चले गए थे, बट अफ्रीका से हो गए नहीं, उन्होंने खुद वहाँ पर देश की गवर्नमेंट बनाई, और उस 1950s के बाद से कंटिन्यूसली वही सरकार में रहे लगभग 2000 तक, सन 2000 तक। आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में ज़्यादातर पिछले 5-7 साल पहले तक ब्लैक पीपल्स बिल्कुल नहीं होते थे, तो वाइट थे सभी, जैसे ए बी डिविलियर्स को आप जानते हो। उसके बाद धीरे धीरे अब ब्लैक पीपल्स भी आने लगे हैं, तो वहाँ पर किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो कुछ परसेंट यूरोपियन वहाँ की गवर्नमेंट को संभालते थे, वो ब्लैक पीपल्स को राइट नहीं देते थे, बट अब धीरे धीरे वो चीज़ वहाँ पर भी कमज़ोर होने लग गई है। तो उसको बोलते हैं कि वाइट माइनॉरिटी होल्ड्स द डोमिनेंट शेयर ऑफ पावर एंड वेल्थ इन साउथ अफ्रीका। इसको आप आगे पढ़ना। तो अब मैं बताता हूँ अपार्थाइड सिस्टम क्या है। टू इंश्योर देयर पॉलिटिकल कंट्रोल, अपने राजनीतिक नियंत्रण को बनाए रखने के लिए, द वाइट यूरोपियन माइनॉरिटी डेवलप द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। जो अल्पसंख्यक वाइट लोग थे जो सरकार चलाते थे, उन्होंने एक अपार्थाइड सिस्टम चलाया, और सेपरेशन ऑफ द रेसेस, मतलब नस्ल के बेस पे अलग अलग रखना, मतलब ब्लैक लोगों की कॉलोनी अलग बना देना, वाइट लोगों की अलग, ब्लैक कलर्स के बच्चों के लिए अलग स्कूल बना देना, वाइट्स के लिए अलग, मीन्स उनको आपस में इंटरमिक्स नहीं होने देना, ठीक है। उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ द रेसेस, उसको बोला जाता है। अब बाकी की सारी चीज़ें आप खुद पढ़ लेना, इसमें से कुछ समझ में, मतलब वो हिस्ट्री दे रखी है कि नेल्सन मंडेला ने क्या किया, किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो आप, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। देखो शेड्यूल्ड कास्ट की स्पेंडिंग RS मतलब 327 से कम रुपए पर महीने कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन किस कास्ट की या किस कम्युनिटी की खर्च करती है। केवल 327 से कम रुपए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग 45%, मतलब लगभग 55% लोग ही 327 से ज़्यादा खर्च करते हैं महीने में, और शहरों में ये है 24.1%, और इसकी जो अमाउंट है 454 है। अब आपको एक एग्जांपल और देख लो, हिंदू में 25.6% लोग ऐसे हैं गाँव में जो 327 रुपये से भी कम खर्च करते हैं एक महीने में, और शहरों में है 12.1%। अब सारे आप देख लेना इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट टेबल है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज अफ्लुएंट, मतलब स्पेंडिंग RS 1000 और मोर पर्सन पर मंथ, जो मतलब 1000 या उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब में केवल 1.4% लोग ऐसे हैं 100 में से, जितनी उनकी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 1.4% जो एक महीने में 1000 से ज़्यादा खर्च करते हैं, और शहरों में है 1.8%, ठीक है। मुस्लिम में 2% लोग ऐसे हैं गाँव में जो महीने में एक इंसान 1000 से ज़्यादा खर्च करता है, और शहरों में 1.6%, ठीक है। सिखों में गाँव में 31.7% लोग ऐसे हैं जो एक महीने में 1000 से पर पर्सन ज़्यादा खर्च करते हैं, और शहरों में 15.1% है, और शहरों में अमाउंट 2000 है। तो आपको ये कंपैरिजन दिख रहा है कि भाई छोटी जातीय के जो लोग हैं उनको कितना कम एक्सपेंडिचर करते हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं खर्च करने के लिए, और बड़ी जातियों के लोग उनके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस टेबल से कुछ क्वेश्चन बताने हैं आपको।
population of each caste community that lives below the official poverty line for 1999 and 2000। अब ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन क्या होगी? ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन देखो यहाँ पर नीचे आपको दे रखी है कि जो पर पर्सन 1000, 2000, उसके बाद 5000, 10,000 ये जो दे रखे हैं, ये जो डेटा दे रखे हैं, इनके बेस पे आपको देखना है कि बिलो पॉवर्टी लाइन कौन माना जाएगा। तो अब क्वेश्चन के आंसर देने आपको। बिलो पॉवर्टी लाइन शहरों में कितने रह रहे हैं, गाँव में कितने रह रहे हैं, फर्स्ट वन बिलो पॉवर्टी। उसके बाद लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी में शहरों में कितने रह रहे हैं, गाँव में कितने रह रहे हैं। ऐसे ही ये 6 क्वेश्चन है, ये आपको इसके टेबल में से आंसर देने, टेबल समझने के बाद। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास है। इसके 5 पॉइंट के नोट्स हैं। नोट्स को साइड में, या फिर मैं बोल रहा हूँ एक छोटी जो 20 रुपये की नोटबुक आती है उसके 20 पेज भी नहीं बनेंगे, पूरी दोनों बुक के नोट्स हो जाएंगे पॉइंट वाइज, केवल पॉइंट वाइज बनाने में एक चैप्टर के नोट्स एक दो पेज मैक्सिमम उस पे बनेंगे। बट आपको पूरे चैप्टर की समरी ध्यान है तो आप उस 20 पॉइंट से या 2 पेज से एक चैप्टर के पूरा चैप्टर रिकॉल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अभी बुक में लिख लो, सेकंड टाइम एक नोटबुक में लिख लेना, जब से क्लास भी शुरू हो जाएगी मैं वो बता दूंगा। और बुक में से जब दोबारा आप रिवाइज करोगे, एक बार रिवीजन का तो टाइम मिलेगा, हम भी करवाएंगे। उस टाइम पे जो नोट्स आपने बुक के साइड में लिख रखे हैं पेंसिल से या ब्लैक पेन से, उनको नोटबुक में उतार लेना। जिस पॉइंट को जब आपको समझने में दिक्कत हो, चैप्टर वो पेज नंबर खोलो, उस पॉइंट को पढ़ लो। ठीक है, ये आज की आपकी क्लास है।